अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की ज़बरदस्त स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दस्तक। विरासती तौर पर मुंतकिल होने वाली बेहिस किरदारों की एक ऐसी कहानी जिन्हें किसी की दस्तक से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दस्तक बंद कवारों पर दी गई हो या दिल के कफल पर। लेकिन क्या आने वाला वक्त इनके लिए ये बंद कफल खोलने में कामयाब हो सकेगा? गांव की पगडंडी पर चलते हुए इसे इस वक्त लंदन की शाहराएं याद आ रही थीं। सहज सहज कर कदम उठाते हुए वो गीली मिट्टी से अपने नए ब्रांडेड जूते बचाने की हतुल इम्कान कोशिश कर रहा था। खुदा पैसा दे तो नजाकत आ ही जाती है। यही गांव की पगडंडियां थीं जिन पर वो दिन देखा करता था ना रात। नंगे पांव पतंगों के पीछे भागा फिरता था तो कभी बारात की गाड़ियों के पीछे बेलें लूटने के लिए। और आज सब कुछ भुलाई इन्हीं से कतरा कर गुजर रहा था। इन्हीं पगडंडियों पर गांव के यारों दोस्तों के साथ महफिल जमा करती थी। सर्दियों की रातों में नुसरत फतेह अली खां की कवालियों के साथ साथ मूंगफलियों के साथ इंसाफ किया जाता था, तो कभी साथ वाले खेतों से गन्ने चुराकर इनसे लुत्फ अंदोज हुआ जाता था। ये सब काम शाम के किसी पहर होता था, जिस वक्त सब गांव वाले सर्दी से बचने के लिए सर शाम ही बिस्तरों में घुस जाते थे और गांव के बुजुर्ग लोग किसी की भी हवेली में जाकर हुक्के से सर्दी भगाते थे। रात गए बातों के साथ साथ चाय और कावा का दौर चलता था। गर्मियों के लंबे दिन और सर्दियों की लंबी रातें ऐसे ही गुजरा करती थीं। और आज काफी अरसे बाद वो इत्तफाकन दिसंबर के महीने में ही वापस आया था। लेकिन आज पगडंडियों पर इसे ना तो वो रौनक नजर आई और ना गांव की किसी हवेली में कोई महफिल। वो गांव के दाखिली रास्ते पर गामजन था। गांव शुरू होते ही एक छोटी सी मस्जिद थी और मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा मिजार था। वो मिजार के सामने गुजरते हुए आदतन इसे सलाम करते हुए गुजरा। इसका दिल तेजी से धक धक कर रहा था। वो अपने घर वालों को इतला दिए बगैर गांव आया था और न जाने इसको अचानक इसे देखकर गांव वालों का क्या रद्द अमल होता। वो कई बरसों से लंदन में मुकीम था। पहले पहल पढ़ाई के लिए वहां गया था, लेकिन इसी दौरानिये में जॉब की वजह से वो वहीं पर रिहाइश पजीर हो गया। घर वालों के साथ खतूत के जरिए रिश्ता इस्तवार था, लेकिन बाद में शादी और बच्चों की मसरूफियात की वजह से गांव से रहा सहा ताल्लुक भी खत्म हो गया था। घर पर था ही कौन, एक अम्मा और एक अब्बा। एक बहन थी जो शादी के बाद दूसरे शहर मुंतकिल हो गई थी। कुछ इसे ये भी इत्मीनान था कि अगर वो बैरूनी मुल्क है तो इसकी बहन तो इसी मुल्क में मौजूद माँ बाप की खबरगिरी करती रहेगी। और अब जो कि वो 50 के पेटे में दाखिल हो चुका था, ढलती उम्र के बाइस इसे अपनों की याद ने सताया तो वो फौरन टिकट करवाकर गांव लौट आया। इसका ख्याल था पहले वो जाकर गांव के माहौल का जायजा लेगा, फिर अपने बीवी बच्चों को वहां सबसे मिलने के लिए बुला लेगा। वो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ तो इसे अंधेरा सजाई दिया था। चूंकि सर्दियों के दिन थे इसलिए रात 10 बजे ही आधी रात का गुमा हो रहा था। इसको दरवाजा बजाने के बाद ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और पहली बार में ही दरवाजा खुल गया। जी आने वाले ने इसको सवालिया नजरों से देखा, गोया पहचानने की सही कर रहा हो, लेकिन पहचानता क्यों कर, जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं था। इससे पहले ही वो दूसरे मुल्क जा बसा था। मैंने रहमत अली से मिलना है बेटा, क्या वो घर पर मौजूद हैं? बासित ने आने वाले को कहा। वो उम्र में इसके बड़े बेटे जितना लग रहा था और चेहरे महरे से पढ़ा लिखा भी लग रहा था। जी वो घर पर मौजूद हैं, लेकिन क्या मैं आपका इसमें ग्रामी जान सकता हूँ ताकि मैं इनको आपके आने की खबर दे सकूं? वो अभी भी इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं बासित अली हूँ, रहमत अली का बेटा। और मामू जान ये आप हैं? मैं नसरीन आपकी बहन का बेटा गुलरेज हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम नसरीन आपा के बेटे हो। बासित ने खुशी से लबरेज लहजे में इसे आगे बढ़कर गले लगाते हुए कहा। हकीकतन बहुत अरसे बाद इसे किसी अपने को देखकर बहुत खुशी हुई थी। जवाबन गुलरेज ने भी इन्हें बहुत गर्मजोशी से गले लगाया और अंदर की तरफ ले गया। अंदर का नक्शा कदरे बदल गया था। कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बन गए थे। घर में सन्नाटे का सा राज था, गोया के कोई मौजूद ही ना हो। वो गुलरेज की पैरवी में मरकजी कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा सेहन से नीचे की तरफ था। कमरे के एक कोने में एक मसैरी रखी हुई थी, जिसके पास मौजूद मेज पर किताबें शायद गुलरेज की थीं, जबकि दूसरी तरफ बिछी मसैरी पर एक नहीफ सा वजूद पड़ा था, जिसके करीब मेज पर दवाइयों का ढेर लगा हुआ था। नाना अब्बू देखें कौन आया है। गुलरेज ने आगे बढ़कर इन्हें होले से हिलाया। जवाबन बूढ़े वजूद में जरा सी जुम्बिश हुई थी। कौन आया है भाई? इन्होंने आंखें खोलते हुए कांपती आवाज में पूछा। बाबा जान मैं आपका बेटा बासित। बासित ने आगे लपकते हुए कहा। बासित तुम आ गए? अरे तुम्हें देखे हुए तो बरसों बीत गए। उन्होंने गुलरेज का हाथ पकड़ते हुए उठने की कोशिश की, जबकि बासित इनके कदमों में बैठ चुका था। शिद्दत जज्बात से इनकी आंखें नम हो चुकी थीं। अरे तुमने आने में देरी कर दी बेटा, तेरी माँ तो तेरी दस्तक के इंतजार में कब से इस दुनिया से रुखसत हो गई, उन्होंने रोते रोते कहा। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोता? आज दो मजबूत उल हवास इंसान अपना जब्त खो बैठे थे और जारो कतार रो रहे थे। गुलरेज कभी एक को संभाल रहा था तो कभी दूसरे को। जब रो रो कर दिल हल्का हो गया तो एक दूसरे से बातें करने में इतने मसरूफ हो गए कि रात बीतने का पता न चला।
बासत ने इन्हें अपनी बीवी बच्चों की तस्वीर दिखाई। वो टीना और इसके बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बासित से अगले हफ्ते ही इन्हें वतन बुलाने का अहद ले लिया था। अगले हफ्ते ही टीना और इनके दोनों बच्चे ताबा और सुहेल बाप के कहने पर वतन लौट आए थे, जिनका बहुत अच्छा इस्तकबाल नसरीन और गुलरेज ने किया था। नसरीन भी इस वक्त तक शहर से वापस आ चुकी थी, जो किसी जानने वाले की शादी पर गई हुई थी। टीना ने इनकी गर्मजोशी के जवाब में बहुत सर्द महरी का मुजाहिरा किया था और अब्बा जी से बस सलाम दुआ पर ही इक्तफा किया था। वो जब से यहाँ आई थी नाक मुंह चुराई बैठी थी। इसे गांव का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ ताबा और सुहेल ने भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए यकसर लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी थी और इनके हर एक फेल से बेजारी टपक रही थी। तन्हा होते ही इन्होंने अपने बाबा से शिकवा कर डाला था। बाबा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? मतलब ये तुम्हारा मुल्क है, तुमने एक ना एक दिन इधर ही आना था। चलो अब हम आ तो गए हैं, अगले हफ्ते की हमारी टिकट बुक करवा देना। वैसे एक हफ्ता तो क्या, यहाँ एक दिन भी गुजारना मुश्किल है, लेकिन हम इधर नॉर्दर्न एरियाज घूमने का सोच रहे हैं। टीना ने बदले हाजिर से कहा, गोया इनको यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मैं अभी अपने अब्बा के पास इधर रहूंगा, उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा। उन्होंने अगले 2 दिन बहुत खुशी से गुजारे। अब चले ही जाना था तो क्यों बिला वजह की बेरुखी से काम लिया जाता। ताबा ने माँ बाप को एक अरसे बाद बहुत खुश देखा था और वो इनकी खुशी में खुश थी। सुहेल गुलरेज के साथ सुबह का जाता शाम को ही वापस लौटता था। गुलरेज ने इसे अपना सारा गांव दिखा दिया था। बासत अली अब्बा जी के साथ कमरा बंद करके दुनिया जहां की बातों में लगे रहते थे। नए पुराने किस्से याद करके कभी रो लेते थे तो कभी हंस देते थे। वहीं पर नसरीन आपा अपने भाई के बच्चों की बलाएं लेती ना थकती। इन्हें कम गोसी ताबा बहुत पसंद आई थी और जिस सुबह इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज जाना था, इसी रात चुपके से अब्बा जी आंखें मूंदे इस जहान फानी से रुखसत हो चुके थे। इनके चेहरे पर फैला हुआ करब अब आसूदगी में बदल चुका था। नसरीन और बासित की तो गोया दुनिया ही अंधेर हो गई थी। दोनों बहन भाई दिनों तलक इनकी याद में आंसू बहाते रहे थे। जहाँ बासित का गम सवा था कि माँ जी को तो देख ना सके थे, अब्बा जी का साथ भी इनकी किस्मत में कुछ दिनों का ही लिखा था। वहीं नसरीन आपा भी रो रो के बुरा हाल कर चुकी थी। अम्मा जी के जाने के बाद इसके बाप के दम से ही महका आबाद था, आज वो भी खत्म हो गया था। गुलरेज का हाल भी अपनी माँ से कुछ मुख्तलिफ ना था। इसके बाप की वफात के बाद नाना जान ने ही इसको बाप बनकर पाला था और इसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। ताबा इस सूरत हाल से खासी बौखलाई हुई थी। वो अपने दादा जान से पहले तो कोई खास उनसियत नहीं रखती थी, लेकिन इन 2-3 दिनों में इसे इनसे काफी लगाव हो गया था। जब वो सुबह उठते ही इसके सर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं देते तो इसे अपने अंदर एक सुकून सा महसूस होता था। इनके जाने पर वो बहुत ज्यादा रंजीदा थी, लेकिन इससे ज्यादा वो अपने बाबा का गम हल्का करना चाहती थी, जो अपने अब्बा जान की याद में दिनों में ही सूख कर कांटा बन गए थे। उन्हें हर वक्त यही पछतावा सताए रखता कि उन्होंने आने में देर क्यों कर दी। काश वो कई साल पहले अपने अब्बा के पास वापस आ जाते तो वो अपनी माँ को भी देख पाते और अब्बा की दुआओं तले ये बचे कुछ ही दिन गुजार देते। लेकिन अब समय गुजर चुका था। वो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं कसूरवार टीना को भी समझते थे, जिसने इन्हें इतने अरसे तक अपने घर वालों से दूर रखा था। अंदर ही अंदर इनके दिल में एक जवार भाटा पंप रहा था और आखिरकार ये जवार भाटा इस दिन फट गया जब उन्होंने सबके सामने अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने गुलरेज और ताबा की शादी का इजहार किया था। जिस पर टीना ये सब सुनकर एकदम हत्थे से उखड़ गई थी। तब उन्होंने भी बिना कोई लिहाज रखे टीना को बेनुक्त सुना डाली थी और इन्हें एक किस्म की वार्निंग दे दी थी कि अपने अब्बा जान की ये आखिरी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूं हमेशा से अपनी मनमानी करने वाली टीना तलाक की धमकी पर सहम सी गई थी, लेकिन वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहती थी कि वो जाहिल गवार इसकी बेटी के पल्ले पड़े और सारी जिंदगी इसके संग गुजारे। इसलिए इसने अंदर ही अंदर एक मंसूबा बना लिया था और फिर वक्त इस फैसले पर खामोशी से नीम रजामंद हो गई थी। ताबा इस सारे मामले से बेनियाज अपनी दुनिया में मस्त थी। वैसे भी इसे यकीन था कि जब तक इसकी मामा इसके साथ हैं इसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है और इसकी मामा ने इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए वो गुलरेज से इसकी शादी हरगिज नहीं होने देगी। लेकिन ताबा की खुशफहमियों का महल इस वक्त जमीन बोस हुआ जब इसे मालूम हुआ कि इसकी मामा ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है। पहले पहल तो इसे ऐसा लगा जैसे इसके कानों ने कुछ गलत सुना है, लेकिन जब इसकी फुफ्फो खुशी में नहारते हुए इसके मुंह में जबरदस्ती रसगुल्ला ठोंसते हुए इसको अगले जुम्मे निकाह का बता कर गई तो वो वहीं पर बैठी की बैठी रह गई। अपनी दानिस्त में फुफ्फो इसे खुशी की खबर सुना कर गई थी, लेकिन अनजाने में इसके ख्वाबों को चकनाचूर कर गई थी। वो कुछ देर सकते के आलम में वहीं बैठी रही, लेकिन जब इसे होश आया तो चकरा कर रह गई। मंगल बुध जुमेरात इसकी किस्मत का फैसला होने में फकत 3 दिन रह गए थे और वो ये 3 दिन ऐसे खाली बैठकर नहीं गुजार सकती थी। ये शादी रोकने में इससे जो हो सकता था वो करना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले वो अपनी मामा के पास गई और इनसे इस रजामंदी की बात पूछी कि आया जो कुछ इसने सुना है क्या वो
وہ صحیح ہے؟ اس کی ماما نے فوری جواب دینے سے بیشتر اپنا واویلا شروع کر دیا اور تابا کے ذہن میں اس کے باپ بھائی کے متعلق جتنا زہر انڈیل سکتی تھی انہوں نے انڈیل دیا۔ ٹینا باسط علی کے ساتھ ساتھ سہیل سے بھی برہم تھی، کیونکہ اس معاملے میں سہیل نے اپنے بابا کا ساتھ دیا تھا۔ سہیل کو بخوبی علم تھا کہ بیرون ملک میں نوجوان نسل بے راہواری کا شکار ہے، اس لیے اسے اپنی لاڈلی بہن کے لیے گلریز سے بہتر کوئی دوسرا نہیں لگا تھا۔ گلریز ایک پڑھا لکھا خوددار انسان تھا، اس نے باسط علی کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا تھا اور صرف خالی نکاح کا کہا تھا۔ باسط علی لندن جانے سے قبل ان کے لیے شہر میں گھر لے کر دینا چاہتے تھے، لیکن گلریز نے اس سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہی بات سہیل کے ساتھ ساتھ باسط علی کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ منگل کا دن گزر چکا تھا۔ ایک نئی دن کی شروعات کے ساتھ تابا اپنے دل میں ایک نئی امید پیدا کر کے اپنے بھائی سہیل کے پاس گئی، لیکن وہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نئی صبح کا نیا سورج ایک بار پھر سے طلوع ہو چکا تھا۔ جمعرات کا دن آ چکا تھا۔ اب صرف اس کے پاس ایک ہی دن بچا تھا۔ وہ اپنے بابا کے پاس گئی۔ آپ ایک بار صرف میرے اور اس کے معیار کے بارے میں ہی سوچ لیتے۔ یہ سن کر باسط علی برک اٹھے تھے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہارے اور تمہاری ماں کے سامنے میرے بھانجے کا کوئی معیار نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو کس بات کا غرور ہے؟ آج تمہاری ماں کو یہ جتنا بھی آسائش و عشرت حاصل ہے صرف میری بدولت ہے، اور آج تم میرے ہی خاندان پر انگلی اٹھانے والے بن گئے ہو۔ بابا، اس میں ماما کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اس رشتے کے لیے مان گئی ہے نا۔ وہ اتنا کچھ سن کر یکدم روحانسی ہو گئی تھی۔ بیٹا جی، میرے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، مجھے بخوبی علم ہے وہ کس دل سے مانی ہے، اور آج جو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے فیصلے پر اعتراض اٹھا رہی ہو، ایسا تمہاری ماں کے زہر انڈیلنے کے سبب ہوا ہے۔ بہرحال تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ آج تک میں اس کی باتوں کی وجہ سے اپنے بوڑھے ماں باپ سے دور رہا۔ میری بیوہ بہن کس حال میں رہی، آج تک اس کی خبر گیری نہیں کی۔ میری ماں میری دستک کے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا گیا، اور اب پچھتاوے کے سوا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں تہی دما رہ گیا ہوں جو اپنی ماں کی زندگی میں ان کی دعائیں نہ لے سکا، لیکن میں اب مزید کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، اب ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہیں گے۔ جمعے کا مبارک دن آن پہنچا تھا۔ وہ اس وقت کرمزی رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی جو پھپھو نسرین بہت ارمانوں سے اس کے لیے لائی تھی۔ اس لہنگے کا رنگ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا تابا کو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو تو دلہا بھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس نے چور نظروں سے دلہا کی طرف دیکھا جو سہیل کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نکاح خواں آ چکا تھا اور اب ضروری قوائف نامہ مکمل کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے تسلی دینے والے انداز میں آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں ہوں نا۔ اب کیسی تسلی ماما، اب تو سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، اس نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا جو کب سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ نکاح خواں اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے، دل ایسے دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ نکاح ہوتے ہی مبارک و سلامتی کا شور اٹھ چکا تھا۔ پھپھو بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی اور بار بار اس کے ماتھے پر پیار کر کے اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ گنے چنے مہمان بھی کھانا کھا کر رخصت ہو گئے تھے، اب صرف گھر کے افراد رہ گئے تھے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا گلریز؟ ماما نے سب کے درمیان آتے ہوئے قدرے اونچی آواز سے کہا۔ سب ماما کی تیز آواز سے اپنی اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ وعدہ؟ کون سا وعدہ بھرجائی؟ پھپھو نسرین نے پریشانی کے عالم میں ماما سے پوچھا۔ خود تابا کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ماما کس وعدے کا ذکر کر رہی ہیں۔ اب نکاح ہو گیا تھا تو اب کون سے وعدے کی اہمیت رہ جاتی ہے؟ میں نے گلریز سے وعدہ لیا تھا کہ یہ صرف نکاح ہوگا، یعنی فی الحال کوئی رخصتی نہیں ہوگی، اور رخصتی کا عمل اس وقت تک معرق رہے گا جب تک تابا لندن واپس جا کر اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی۔ تابا کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی رخصتی کر دی جائے گی۔ اس کی بات سن کر سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لینے والی؟ باسط علی نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ ایک فیصلہ آپ نے کیا ہے باسط علی، اور ایک فیصلہ میں نے کر لیا۔ آخر کو یہ ہم دونوں کی بیٹی ہے نا، انہوں نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ باسط علی کا اندازہ سچ ثابت ہوا تھا ٹینا کی یہ اتنے دنوں کی خاموشی بلا وجہ کی نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر گلریز سے سب معاملات طے کیے بیٹھی تھی، اور جس کی انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ٹینا کی ہوشیاری پر تل ملا کر رہ گئے تھے۔ مامی ٹھیک کہہ رہی ہیں مامو جان، یہ رخصتی کا مناسب وقت نہیں ہے، ابھی تابا کو اپنی پڑھائی مکمل کر لینے دیجیے، رخصتی پڑھائی کے بعد کر لیں گے جب تک میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ سو جی گائز، یہاں تک تھی آج کی سٹوری کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔